हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड इवनिंग। अभी का जो क्लास है हम लोग का, बेसिकली हम पेपर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज कॉमर्स, यूनिट नंबर 10, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। माय नेम इज निधि साइनी। मैं आपको पेपर 1 के साथ साथ 2 की भी प्रिपरेशन कराती हूँ, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं, ये आपका नेट, जेआरएफ और सेट लर्नर्स के लिए है, जो भी 2024 में एग्जाम दे रहे हैं। बेसिकली मैं वो सारे यूनिट कवर कर रही हूँ जो हमने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किया है। तो हमें आज स्टार्ट करना है। लास्ट क्लास में गिफ्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। गिफ्ट्स में कितना आपका टैक्स लगता है, कितना का गिफ्ट आपको मिलने से अच्छा है, कितना गिफ्ट नहीं मिलने से अच्छा है। ठीक है, तो एक बार इस चीज़ को हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे। अभी जैसे कि यू कैन सी टैक्सेशन गिफ्ट, जो कि सेक्शन 56(2) में आता है। अब जैसे कि कितना अमाउंट पे टैक्स लगता है, कितना अमाउंट पे टैक्स लगता है। अगर आपको कैश मिल रहा है, बैंक से बैंक में ट्रांसफर किया जा रहा है, या ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक वे से कोई अमाउंट दे रहा है, 50,000 तक अगर अमाउंट है तो बहुत बढ़िया है। अगर 50,000 से एक अमाउंट भी ज़्यादा होता है तो पूरा का पूरा अमाउंट आपका टैक्सेबल होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसा कुछ जिसको हम लोग मूव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें ज्वेलरी को काउंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ज्वेलरी हुआ या कुछ भी ऐसा चीज़ जिसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे कि आपका आईपैड हो गया, ठीक है, हम ऐसे भी गिफ्ट्स देते हैं किसी ना किसी को। तो अब इसमें अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो हम पहले चेक करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू और 50,000, इन दोनों में से फेयर मार्केट वैल्यू से अगर, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि इसमें हम देखेंगे कि जितना का भी आपको गिफ्ट मिला है उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है। अगर वो एक्सीड करता है 50,000 से, मतलब यहाँ पे आपको जो कुछ भी गिफ्ट मिला है वो अगर 50,000 से एक्सीड करता है, उसका कॉस्ट मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि शादी वगैरह में क्या होता है, मैरिज वगैरह में, कि हम अपने मम्मी के हो गए या फिर नाना नानी, किसी का भी ज्वेलरी हमें स्टेप बाय स्टेप आगे मिलते रहता है। तो जो ज्वेलरी हमारे मदर ने खरीदा था, मान लो 10 रुपीज़ में, वो अभी क्या हो जाता है, उसका कॉस्ट 1000 रुपीज़ हो जाता है। तो हम ये जो ज्वेलरी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तब ये 10 रुपया था, बट अभी का वो फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, 10,000 है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि क्या उस ज्वेलरी का कॉस्ट 50,000 से ज़्यादा है। अगर वो ज्वेलरी का कॉस्ट 50,000 से ज़्यादा होगा तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की बात करें तो हम फेयर मार्केट वैल्यू को देखेंगे और साथ ही साथ हमारा 50,000, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंस देखेंगे दोनों का। ठीक है, मतलब आपका मान लो फेयर मार्केट वैल्यू हुआ लाइक 40,000, और अभी आपका जो आप यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन अग्रीगेट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन वैल्यू। ठीक है, जो कंसिडरेशन वैल्यू होगा उसको दोनों का डिफरेंस करेंगे, 50,000 ज्यादा है, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब हो गया लैंड, जैसे कि बिल्डिंग, लैंड हो गया। तो उसका विदाउट कंसिडरेशन हम स्टैंडर्ड वैल्यू देखेंगे, स्टैम्प वैल्यू देखेंगे। स्टैम्प वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा तो देन होल टैक्सेबल। 10% कंसिडरेशन एंड 50,000 याद रखना है, डिफरेंस अमाउंट ही सिर्फ टैक्सेबल होगा इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसमें आपको गिफ्ट तो मिल रहा है, बट उस अमाउंट को हम टैक्स में नहीं काउंट करते हैं। जैसे कि आपको कोई अमाउंट मिलता है रिलेटिव से, तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है, सम या फिर प्रॉपर्टी, एग्जेम्प्ट होता है। आपको मैरिज में मिल रहा है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट रहता है। इनहेरिटेंस मतलब क्या बोलते हैं उसको, खानदानी खानदानी जो होता है वो, तो दैट इज एग्जेम्प्ट है। इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ, पेयर और डोनर, वो भी एग्जेम्प्ट है। लोकल अथॉरिटी एग्जेम्प्ट। फंड मिल रहा है यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, एग्जेम्प्ट है। किसी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है जो रजिस्टर्ड है अंडर एक्ट, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। किसी इंडिविजुअल से मिल रहा है, रिलेटिव से, तो एग्जेम्प्ट। एंड 100% सब्सिडरी कंपनी, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। तो अब हम यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या आपका एग्जेम्प्टेड होता है। और गिफ्ट का जो मैंने चार्ट बनाया है, बेसिकली आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है वो बता दे रही हूँ। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो ये हुआ आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, गिफ्ट का कहाँ गया, क्लबिंग इनकम है ये। एक्विजिशन, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, ओके ओके। हाँ, गिफ्ट का यहाँ पे है, देखो जैसे कि गिफ्ट का क्या लिखा है, गिफ्ट जो होता है दैट इज डिसअलाउड, लेकिन अमाउंट हम कुछ लिमिट रखेंगे, 50,000 तक है, ठीक है, उससे ज्यादा है टैक्सेबल होगा। आपका मूवेबल प्रॉपर्टी अगर है,
ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी है अगर, ठीक है, और विदाउट कंसिडरेशन, तो हम फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, अगर वो एक्सीड करता है 50,000 से टैक्सेबल होगा होल अमाउंट। विद कंसिडरेशन हम डिफरेंस निकालेंगे फेयर मार्केट वैल्यू का एंड कंसिडरेशन का, दोनों का डिफरेंस अगर एक्सीड करता है 50,000 से तब ये भी आपका टैक्सेबल होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड की बात करें, विदाउट कंसिडरेशन में हम स्टैम्प वैल्यू देखेंगे, अगर स्टैम्प वैल्यू उस प्रॉपर्टी का एक्सीड करता है 50,000 से तब वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। विदाउट कंसिडरेशन का था, विद कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में हम डिफरेंस निकालेंगे स्टैम्प वैल्यू का एंड कंसिडरेशन वैल्यू का, दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर वो अमाउंट 50,000 से ज्यादा होता है तब टैक्सेबल होगा एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन। अब कौन कौन सा कंडीशन में आपका टैक्सेबल नहीं होता है? शादी में जो आपको इन्वेलप दी जाती है, अब वो इन्वेलप अगर ब्राइड को या ग्रूम को दी जा रही है तब वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर किसी और को मिलता है, इफ एनीवन एल्स रिसीव इट, मतलब अगर दुल्हा दुल्हन को छोड़ करके कोई और वो इन्वेलप्स को रख रहा है, देन इन दैट केस दैट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, याद रखना, शादी वगैरह में सब देते हैं मनी, अमाउंट जो दिया जा रहा है, इन्वेलप जो दिया जा रहा है, अगर वो ब्राइड या ग्रूम को दिया जा रहा है तब वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर ब्राइड और ग्रूम की जगह कोई और उस लिफाफा को रख रहा है, रिसीव कर रहा है, तब वो टैक्सेबल होगा। मनी फ्रॉम रिलेटिव, मनी हमें किसी रिलेटिव से मिल रहा है, कोई टैक्स नहीं होगा। मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है रिलेटिव से, टैक्सेबल नहीं होगा। मैरिज ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम, उसका जो इन्वेलप का बताया, टैक्सेबल नहीं होगा। प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स टू पेरेंट, मतलब पेरेंट्स से हमें ट्रांसफर हो रहा है, दादाजी से हमारे पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स से हमें मिल रहा है, तो वो जो प्रॉपर्टी जो हमारा खानदानी प्रॉपर्टी है, वो चीज अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका कीवर्ड आपको याद रखना है, इनहेरिटेंस। अगर हमें कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिल रहा है, ठीक है, इनहेरिटेंस में मिल रहा है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगती है। हम डोनेशन कर रहे हैं, डोनेशन फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ट्रस्ट बेनिफिट, कोई टैक्स नहीं लगेगा। मनी हमें किसी भी फ्रेंड से मिल रहा है या फिर स्ट्रेंजर से मिल रहा है, मनी फ्रॉम फ्रेंड या फिर स्ट्रेंजर, दैट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने का है। ये हो गया मनी का पॉइंट्स। अब हम आते हैं हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या है? हाउस प्रॉपर्टी में आप देखोगे किसी किसी एक पर्सन का ही कितना सारा घर होता है, ठीक है। एक उसका खुद का लिविंग का हाउस रहता है, बाकी जितना घर रहता है, बाकी अगर कुछ घर है तो या तो ये इसको रेंट पे लगाते हैं या फिर ये बिजनेस में चलता है, ठीक है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये हम समझेंगे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका सेक्शन 22 से 27 में फॉल होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हुआ रेंटल इनकम, ठीक है। मतलब ये एक घर तो ये अपने लिए रखा है, बट बाकी का जो दो घर है, ये दो घर गवर्नमेंट ऐसा मान के चलेगी कि नहीं, ये दोनों घर को इसने एम्प्टी नहीं रखा होगा, अगर ये इसकी प्रॉपर्टी है तो इसने जरूर इस पे रेंट लगाया होगा और रेंट से इसको रेंटल इनकम जरूर से जरूर मिलता होगा। सो दिस इज ओनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम इसी को बोलते हैं। अब जैसे कि देखोगे, फ्रॉम लेटिंग आउट टू रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय इंडिविजुअल, इट इज वन ऑफ द हेड ऑफ इनकम विच इज अंडर इनकम टैक्स एक्ट। हम इनकम टैक्स एक्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन। ये इनकम कैलकुलेट किया जाता है आपके रेंटल इनकम के बेसिस पे, आपके रेंटल इनकम के बेसिस पे विथ सम एक्सेप्शन। यहाँ पे जो कुछ भी हम कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, जो हमें एक्चुअल रेंट मिल रहा है प्रॉपर्टी को किसी को रेंट में दे करके। हम उसमें एक एक्सपेक्टेड रेंट भी देखेंगे और एक आपका हमें जो रेंट मिल रहा है एक्चुअल रेंट, वो भी देखेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड, हमारा जो खुद का घर, जैसे कि ये वाला घर क्या हुआ, दिस इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड घर, दिस इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड घर, है ना। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जिसको हम लोग GAV बोलते हैं, GAV, इसको हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? अब खुद के घर में खुद ने बनाया है और वो खुद रह रहा है और अपने खुद के घर पे तो रेंट नहीं पे करेगा ना, तो उसके लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम
gross annual value municipal taxes paid are deducted to arrive at the net annual value. further deductions होते हैं, standard deduction 30%, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे इसको आगे। अभी भी देखो लिखा ये है कि आपको फर्दर अपने ही घर का कुछ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, मतलब ये जो घर है जिसमें ये पर्सन रह रहा है, इस घर के लिए इसको कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलते हैं। क्या है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। लिखा ये है कि 30% मिलता है आपको नेट एनुअल वैल्यू अपने घर का ही मेंटेनेंस रिपेयर के लिए, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का। अब ये प्रॉपर्टी जो है इसको बार बार आपको रीन्यू कराना होगा, रिपेयर कराना होगा, मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है, क्योंकि हम किसी चीज को भी मेंटेन करके रखते हैं तभी वो लंबा टाइम तक चलता है। तो जब आप इसमें रह रहे हो तो आप उसका ये सब करोगे ही। अब ये सब करने के लिए आप जो लोन ले रहे हो उसमें आपको 30% का आपको हेल्प मिलता है, ठीक है, 30% का हेल्प मिलता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए जो इंटरेस्ट डिडक्टेड होता है 2 लाख पर एनम का है अंडर कुछ कंडीशन। रूल जो हम कैलकुलेट करते हैं मीन्स आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए ये ध्यान रखना होता है कि प्रॉपर्टी ओनर जो है टैक्स पे कर रहा है अपना नेट इनकम पे आफ्टर स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस, लोन का इंटरेस्ट, सारा कुछ पे आउट एंड चार्ज करते हुए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये आपका एक एनुअल वैल्यू हम लेते हैं प्रॉपर्टी का, ठीक है, मतलब इस बार जो भी कुछ भी आपको रेंट मिल रहा है, मान लो 15,000 मिल रहा है इस पे, मान लो 30,000 मिल रहा है इस पे, तो हम इसका नेट एनुअल वैल्यू को कंसिडर करते हैं। किसको? नेट एनुअल वैल्यू को कंसिडर करते हैं। अपार्टमेंट विच एसएससी इज द ओनर, एनुअल वैल्यू इज टैक्सेबल। अब ये जो एनुअल वैल्यू है ये किसके अंदर टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ये आपका टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। द एनुअल वैल्यू ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी इज चार्जेबल अंडर प्रॉफिट फ्रॉम गेन्स एंड बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब देखो अब इसी में से कुछ अमाउंट जो है आपका PGBP में भी जाता है, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो क्या वो क्राइटेरिया है जिसमें हमारे ही घर से हमें जो अमाउंट मिल रहा है ये आपका PGBP में भी जा सकता है, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब वो देखो, अगर हमने अपने ही घर का कुछ पोर्शन, अपने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा, जैसे मान लो हमारा घर काफी बड़ा था तो हमने क्या किया, इस घर का एक हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है हमने दे दिया है किसी ऐसे रेंटर को या फिर किसी बिजनेस के लिए हमने यूज कर लिया है। तो यहाँ पे ये तो आपका बिजनेस का आ गया, तो इसको हम लोग यहाँ से जो कुछ भी हमें प्रॉफिट मिलेगा वो आपका PGBP में जाएगा। इतना में वी आर लिविंग, ये इसमें हम खुद रह रहे हैं, बट हमारा बाकी का जो घर का हिस्सा है जो खाली पड़ा हुआ है काफी टाइम से, हमने उसमें खुद का अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमारा जो खुद का बिजनेस है उससे हमें जो कुछ भी प्रॉफिट मिलेगा, जो कुछ भी हमें फायदा हो रहा है वो आपका PGBP में जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसएससी इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट प्रॉपर्टी। अब मान लो आपका ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, एसएससी का। अब आपका प्राइमरी कुछ भी बिजनेस के कारण आप क्या करो, हुज प्राइमरी बिजनेस इज टू लेटिंग आउट प्रॉपर्टी। अब आप क्या करते हो कि आपके पास काफी प्रॉपर्टी है, काफी ज्यादा घर है, ठीक है, काफी ज्यादा घर है, तो क्या हो रहा है एक्चुअली आप एक तो खुद का रहने के लिए रख रहे हो, बाकी आपका काम ही है कि रूम को रेंट पे आप देते हो, आपका काम ही है कि आप प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हो एंड ये आपका बिजनेस ही है। तो ऐसे कंडीशन में जब ये आपका एक बिजनेस है, ये आपका खुद का एक अर्निंग का सोर्स है, तो ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं जाएगा, ये आपका PGBP में जाएगा। दो कंडीशन है जिसमें हमने PGBP का पढ़ा, एक जब आप अपने ही घर का लिविंग एरिया अलग के साथ साथ आप साइड का एक एरिया बिजनेस में डाल रहे हो तो वो आपको जो कुछ भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो PGBP में जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन ये हो जाता है कि आपका काम ही है, आपका प्राइमरी बिजनेस ही है कि आप क्या करते हो, लेट आउट करते हो, सबको रेंट पे देते हो, ठीक है। तो लेट आउट करना दैट इज ऑल्सो चार्ज अंडर PGBP, ठीक है। ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाके बिजनेस एक्टिविटी में जा रहा है, बिजनेस में जा रहा है, क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो, प्रॉपर्टी ओनर हो जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से ही डील करते हो। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं यहाँ से।
ये देखो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट इज आपका 22-27 सेक्शन, ये आपका एक घर है, ओनर का घर है, ठीक है, और ये आपका एक्स्ट्रा एक घर था जिसकी एक रेंटर है, ठीक है। ठीक है, मान लो काफी घर है हमारा, ठीक है, बहुत सारा घर है। अब इसमें ये होता है कि एक घर हमारा ये भी है, तो हमने क्या किया कि हमने ठीक है, तो मैं क्या समझा रही थी कि मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है। अब इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है। तो होता ये है कि इसने अपने एक प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा रखा है। तो रेंट की रेंटर हो गई रागिनी, और ओनर का नाम हो गया रामिनी, ठीक है। ओनर का नाम है रामिनी एंड रेंटर का नाम है रागिनी। अब ये जो रेंटर है ये कुछ ना कुछ आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट करेगा, रेंट का पे करेगा, क्योंकि ये आपके घर में रह रहा है। तो मान लो ये 15,000 रुपया करके मंथली आपको पे करती है, दैट इज रामिनी को मंथली 15,000 करके रेंट मिल रहा है। अब ये जो है किसके लिए इनकम होगा, ये इस ओनर के लिए इनकम होगा, क्योंकि मंथली बेसिस पे जैसे हमें सैलरी मिल रहा है वैसे ही इस ओनर को मंथली बेसिस पे 15,000 का पेमेंट आ रहा है रेंटर की तरफ से। और रेंटर के लिए क्या होगा, रेंटर के लिए एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा। तो जो ये इनकम आया जिसकी वजह से हम इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर करेंगे। अब इसका जो कुछ भी एनुअल वैल्यू होगा, मंथली वैल्यू हम नहीं देखेंगे, हम एनुअल वैल्यू देखेंगे। एनुअल वैल्यू को हम चार्ज करेंगे अंडर पीजीबीपी, ठीक है, जिसमें आपका रेंटल इनकम एंड ब्रोकर का बिजनेस है अगर, तो पीजीबीपी में जाएगा, अदरवाइज ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, मतलब एनुअल बेसिस पे हमें कितना मिल रहा है, दैट इज 15,000 इंटू 30 करके। उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, अगर कुछ म्यूनिसिपल टैक्स ओनर ने पे किया है तो उसको हम माइनस करेंगे, इक्वल्स टू आपका नेट एनुअल वैल्यू आएगा। तो इस पे हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे देखो बेसिकली इसको कैलकुलेट करने का ये पूरा है, हाउस प्रॉपर्टी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रॉस एनुअल वैल्यू सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम म्यूनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करेंगे, माइनस करने से हमारा नेट एसेट वैल्यू आ जाएगा एनएवी। अब इसमें से हम 30% माइनस करेंगे एनएवी, 30% एनएवी का, जो मैंने अभी आपको बताया खुद का घर खुद का लिविंग के लिए क्यों हम करेंगे, रिपेयर रिन्यूअल के लिए 30% आपका अलाउड होता है इसलिए, और माइनस आपका आ जाएगा यहाँ से इंटरेस्ट बोरोड ऑन कैपिटल। ये जो अमाउंट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर हमने लोन लिया है अपने ही घर को रिपेयर कराने के लिए, उस कंडीशन में इंटरेस्ट अमाउंट आता है। तो जो लोन आप ले रहे हो ना, उसका जो कंस्ट्रक्शन, मतलब हम लोन क्यों ले रहे हैं, लोन हम इसलिए ले रहे हैं सो दैट हम अपने घर का रिपेयर करा सके, रिकंस्ट्रक्शन करा सके, उसका मेंटेनेंस कर सके। हमारा लोन लेने का तो यही मकसद है, तभी हम यहाँ लोन ले रहे हैं, तभी हम यहाँ पे 30% डिडक्शन भी ले रहे हैं। अब कंडीशन ये है कि आप जो भी लोन ले रहे हो ना, वो 1 अप्रैल 1999 का बाद का है, ठीक है, जो कुछ भी 1999 के बाद का आपका जो कंस्ट्रक्शन का टास्क है जिसके लिए आपने लोन ले रखा है, उस कंस्ट्रक्शन का जो टास्क है वो विद इन 5 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। कितना साल, विद इन 5 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए लेंडर की तरफ से। लेंडर कौन होता है, मतलब मान लो मुझे अपने घर को रिपेयर कराने के लिए पैसे चाहिए, तो मैं किससे पैसे लूंगी, मैं बैंक से पैसे लूंगी। तो बैंक वाले जो पर्सन हुए ये कौन हुए, ये लेंडर हुए, क्योंकि वही मुझे मनी देंगे, ठीक है। तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिलेगा अपने लेंडर से ये स्पेसिफाई करते हुए कि मैंने इतना का लोन लिया है और उसको इतना इंटरेस्ट रेट पे दिया गया है। नेक्स्ट, जो भी मेरा लोन अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ यूज होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर हाउस का परचेज पर्पस के लिए। समझ में आया, ये लोन का क्राइटेरिया है जो लोन हम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस का मेंटेनेंस, रिपेयर के लिए करते हैं। कंस्ट्रक्शन विद इन 5 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए लेंडर की तरफ से जिसमें प्रॉपर तरीके से इंटरेस्ट रेट, लोन अमाउंट मेंशन हो। जो भी लोन का अमाउंट है वो हमेशा कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज के लिए यूज होना चाहिए, किसी और मतलब के लिए नहीं। अब
देखो, अगर आप ये सारे के सारे कंडीशन फॉलो करते हो, अगर ये चारों कंडीशन आप फॉलो करते हो, 1, 2, 3 एंड 4, अगर आपने ये चारों कंडीशन फॉलो किया तो आपको आपके अमाउंट पे 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने इफ नॉट, अगर आपने इसमें से कोई भी एक मिस किया या फिर मान लो कोई भी फॉलो नहीं किया, then in that case only 30,000 ही डिडक्शन आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज आपको रिपेयर वगैरह में आपको अलाउड होगा। समझ में आ रहा है? कितने सारे कंडीशंस अभी हमने पढ़े, देखो शॉर्ट में बता रही हूँ। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन का काम है विद इन 5 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि आपको एक सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट किससे लगेगा? सर्टिफिकेट लगेगा फ्रॉम लेंडर। ठीक है, ये स्पेसिफाई करते हुए कि आपका लोन का अमाउंट कितना है, आपको इंटरेस्ट रेट कितना पे करना है। थर्ड कंडीशन, आप जो लोन ले रहे हो, ठीक है, उसका यूज जो है सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए एंड परचेज के लिए होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एंड सिर्फ और सिर्फ परचेज के लिए। और एक क्या कंडीशन था? हाँ, लोन हमें जो है आफ्टर अगर 31 अप्रैल 1999 लिया है तो। अब लेट्स से कि हमने ये सारे के सारे कंडीशन फुलफिल किए तो 2 लाख का स्ट्रेट अवे हमें डिडक्शन मिल जाएगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन हमने फॉलो नहीं किए या फिर एक भी मिस कर दिया, 3 फॉलो किया, एक नहीं किया, 2 फॉलो किया, 2 नहीं किया, सिर्फ एक ही फॉलो किया, इन दैट केस सिर्फ और सिर्फ आपको 30,000 का डिडक्शन अलाउड होता है। इफ नॉट देन ओनली 30,000 अलाउड एज अ डिडक्शन। ठीक है, सेम सिंपल लिखा हुआ है सिंपल लैंग्वेज में। तो दिस इज आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। अब जैसे यहाँ पे देखोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स जो ओनर ने पे किया है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इससे हमें हमारा नेट एनुअल वैल्यू पता लग जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है फॉर हाउस प्रॉपर्टी, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू, हम जितना भी रेंट ले रहे हैं, हायर म्युनिसिपल वैल्यू रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये क्या है इसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। इसको शॉर्ट में देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा है। जस्ट अ सेकेंड। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मैंने बनाया है इसका भी चार्ट। ठीक है, इसका चार्ट मुझे, हाँ ये रहा चार्ट। देखो, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है यहाँ पे? वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि मार्केट के हिसाब से आपका रूम का रेंट कितना होना चाहिए। आपका मार्केट के हिसाब से रूम का रेंट कितना होना चाहिए, जो यहाँ पे भी लिखा है कि आप फेयर रेंट प्रॉपर्टी काउंट करोगे। मतलब मान लो आपका मार्केट के हिसाब से आप जो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो उसका कॉस्ट बनता है 25,000 मंथली बेसिस पे। 25,000 मंथली बेसिस पे, ठीक है, तो हमने वो देखा। इसमें हम ऐड करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू जो हमने कुछ अगर पे किया है तो, जो कि हम इस दोनों में यहाँ पे इस दोनों को ऐड करके हमारा आ गया यहाँ पे जो भी अमाउंट। अब देखो, ऐड तो कर दिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके अमाउंट लिखा, बट अभी हम इसमें से दोनों को ऐड करके हमारा आंसर नहीं आएगा। इस दोनों में से जो भी अमाउंट सबसे ज्यादा होगा उस अमाउंट को हम कंसिडर करेंगे एंड उसको ऐड करते हैं हम स्टैंडर्ड रेंट से। यहाँ पे लिखा है हम हायर म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, उसको स्टैंडर्ड रेंट से हम ऐड करेंगे। ठीक है, सेम यहाँ लिखा है। अब इन दोनों में से जो लोअर होगा उस अमाउंट को हम लेंगे एंड उस अमाउंट को हम बनाएंगे आपका एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, अब इस दोनों में से दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट होना कितना चाहिए था, इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा वो मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ध्यान से समझना, फेयर मार्केट वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, जो भी अमाउंट हायर है उसको ले लिया यहाँ पे, फिर हम इसमें स्टैंडर्ड रेंट को लेंगे। इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा उसको ले लिया, उसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट बनाएंगे। इसमें हम अब एक्चुअल रेंट को लेंगे और हम इन दोनों में से जो हायर होगा वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इजी है, कुछ भी करना नहीं है, बस आपको अमाउंट मेंशन करना है और अमाउंट को लेते जाना है। फेयर मार्केट वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, जो भी हायर है उसको ले लो, स्टैंडर्ड रेंट, अब इन दोनों में से जो लोअर है उसको ले लो। अब इन दोनों में से अब जो इसको लेके हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट बनाएंगे और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में से जो हायर है वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। ठीक है।
ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम लिखा है, अगर आपको इससे समझ में आए तो ये वाला लिख सकते हो, अगर आपको ये वाला समझ में आए तो ये भी लिख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली आपको कैलकुलेशन दिया है, कैसे आप कैलकुलेट करते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में सारा कुछ दे दिया है, फेयर रेंट वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड आपका एक्चुअल रेंट, सारा कुछ दिया हुआ है। एंड देखो सबको एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए सब में मल्टीप्लाई 12 किया हुआ है। ठीक है, अब होता यह है कि हम क्या करें, सबसे पहले हमने फेयर मार्केट वैल्यू एंड म्युनिसिपल वैल्यू में देखा कौन सा हायर वैल्यू है। तो फेयर मार्केट वैल्यू एंड म्युनिसिपल वैल्यू, कौन सा हायर वैल्यू है, आपका 9,60,000 फेयर आपका हायर वैल्यू है। तो इस वैल्यू को इन दोनों में से कंपेयर करके हमने हायर अमाउंट ले लिया फेयर मार्केट वैल्यू का। अब ये अमाउंट को हम कंपेयर करते, दैट इज 9,60,000 हमने यहाँ पे लिया। अब हम 9,60,000 को किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से। और इसमें से हम ये देखेंगे कि जो अमाउंट लोअर है उसको हम लेंगे। तो 9,60,000 में से और 7,20,000 में से कौन सा लोअर है, दिस इज द लोअर अमाउंट। तो हमने इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट ले लिया है। देखो लिखा है ना कि इसमें से फेयर मार्केट वैल्यू लिया, इसमें से आप स्टैंडर्ड रेंट को लेंगे और देखेंगे कौन सा लोअर है। ठीक है, तो लोअर हमारे स्टैंडर्ड रेंट था, तो हमने स्टैंडर्ड रेंट को यहाँ पे ले लिया। अब हम क्या करते हैं, आपका एक्चुअल रेंट मीन्स, अब देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज द हायर और एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, आपका अगर प्रॉपर्टी वेकेंट, एक्चुअल रेंट वाज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज एक्चुअल रेंट। ठीक है, तो अब इसमें हम नेक्स्ट हम आगे क्या करेंगे, आगे स्टेप हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिर लोअर अमाउंट ले लिया, अब इसी अमाउंट को हम एक्सपेक्टेड रेंट मानते हैं। ठीक है, अब जो अमाउंट आया, अब इसमें से हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कैसे हमें पता चलेगा, देखो इफ प्रॉपर्टी वाज वेकेंट, अगर मान लो मैंने अपना प्रॉपर्टी वेकेंट रखा था, किसी को रेंट पे ही नहीं दिया था, तो एक्चुअल अमाउंट से उसको एक्चुअल रेंट से उसको लेस करेंगे, और एक्चुअल रेंट से लेस करने के बाद हमारा एक्सपेक्टेड रेंट को, इस दोनों में से जो भी हायर अमाउंट आएगा वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी करने से हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 9,60,000। ठीक है, आपका 9,60,000, क्योंकि हमने जो हायर अमाउंट था वही लेना था, तो 9,60,000 लिया और 7,20,000। अब इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट था दैट इज आपका स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट को हमने कंसिडर किया यहाँ पे 7,20,000 को। अब इसमें से हम जिसको लिया है उसी को हम एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे, उसी को हम इसी अमाउंट को क्या मानेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, और इसको हम माइनस करेंगे एक्चुअल रेंट से, और इन दोनों में से जो हायर होगा वही अमाउंट मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी दिया है इजी वे में, जैसे देखो कि आपको एक्सपेक्टेड रेंट अगर निकालना है तो म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू बट रेस्ट्रिक्टेड स्टैंडर्ड वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू आपका अथॉरिटी, जो मतलब फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से, स्टैंडर्ड रेंट जो रेंट आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप 2 BHK का इतना ही रेंट ले सकते हो, 3 BHK का इतना ही रेंट ले सकते हो, दैट इज द स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव मतलब आपको कितना एक्चुअल मिला है और कितना एक्चुअल में नहीं मिला है, और अनरियलाइज्ड रेंट को हम उससे डिडक्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट को, जो हमारा अमाउंट आता है वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी आपका सेम दिया हुआ है। अब देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स को, तब हमारा NAV पता चलेगा या फिर NBA। अब इसमें 30% नेट एसेट वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, आपका फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। अब यहाँ ये लिखा है कि डिडक्शंस आपको कितना अलाउड है। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अगर हम चारों कंडीशन फॉलो करते हैं तो हमें 2 लाख का आपको डिडक्शन मिलता है। अगर हम इसमें से कोई भी कंडीशन को मिस करते हैं तो हमें सिर्फ 30,000 का डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30,000 है, क्योंकि अगर मान लो आपने कुछ भी मिस किया तो वो हो गया 30,000 का। अब मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करें, आपका खुद का घर है, अगर आपने लोन लिया है रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए अपने खुद के घर का, तो मैक्सिमम आपको 30,000 तक का डिडक्शन मिलता है 2 ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए। आपने 4 घर है आपका, ठीक है, बट आपने सिर्फ 2 ही ले रखा है अपने खुद के लिए, तो ये 2 का जो रेनोवेशन वगैरह सबका होगा ना, इस पे सिर्फ और सिर्फ आपको 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया है तो 30,000 फॉर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड।
अगर आपने उसके बाद लिया है तो आपको जो कंडीशंस मैंने आपको बताया था अभी कि 5 साल में कंप्लीट करना है अपना कंस्ट्रक्शन का टास्क, आपको एक सर्टिफिकेट लेना है लेंडर से स्पेसिफाई करते हुए इंटरेस्ट पेबल एंड लोन का अमाउंट। इन दिस केस आपको 2 लाख का डिडक्शन मिलता है। समझ में आ रहा है? 1 अप्रैल 1999 से पहले आपको 1 अप्रैल 1999 से पहले, ठीक है, आपका जो है इस पे 30,000 डिडक्शन था। बट अगर आप लोन ले रहे हो 1 अप्रैल 99 के बाद, इन दैट केस आपका कंडीशंस है 5 साल से, अब 5 साल में आपका कंप्लीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका सर्टिफिकेट के साथ आपका कंस्ट्रक्शन एंड परचेज का टास्क होना चाहिए। अगर ये सब फुलफिल करते हो तब 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 30,000 का। ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, डिडक्शन एनुअल वैल्यू, ठीक है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का क्या है देखो, ये आपका एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए किसी भी प्रॉपर्टी का। ठीक है, 30% एनुअल वैल्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए किसी भी प्रॉपर्टी का। आप कितना भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हो टैक्स पेयर को सिर्फ और सिर्फ 30% ही डिडक्शन मिलता है। एनुअल वैल्यू मतलब क्या हुआ, ये आपका वो नेट वैल्यू होता है जो आपको म्यूनिसिपल टैक्स से डिडक्ट करने के बाद मिलता है, 30% डिडक्शन के बाद। ठीक है, इंटरेस्ट बोरोड, इंटरेस्ट जो बोरो, पर्पस ऑफ लोन, हमारा लोन का पर्पस क्या होना चाहिए, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन ही होना चाहिए। अगर हम हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहे हैं तो हमारा एम यही होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन सच बोरोड कैपिटल इज डिडक्टेबल फ्रॉम एनुअल वैल्यू। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह, अब ये हो गया आपका कंडीशंस लोन का, डिडक्शंस का। ठीक है, होम लोन का। अब प्री कंस्ट्रक्शन अगर कोई लोन ले रहा है तो उसका क्या होता है? प्री कंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ, जैसे कि मेरा घर पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन होने से पहले अगर मैं लोन ले रही हूँ तब का कंडीशन क्या है। अगर आप लोन ले रहे हो प्री कंस्ट्रक्शन तो जो भी इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, प्रॉपर्टी का जो लोन ले रहे हो उस पे बिफोर कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, तो this covers the period from the date of borrowing until the end and immediately prior to the year in which construction is completed। मतलब आपका कंस्ट्रक्शन जो मान लो 24 में कंप्लीट हुआ तो हम 23 तक का, मतलब इमीडिएटली, मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, विथ कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड प्रायर, इमीडिएटली प्रायर टू द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, हम डिडक्शन करेंगे इंस्टॉलमेंट, लाइक 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेगा आपका। दिस इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल इन द ईयर इट इज पेड। इंस्टेड आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट दिए जाते हैं आपका जब से काम स्टार्ट हो रहा है बनने का घर, तब से लेकर के जब आपका कंप्लीट होता है तब तक का, मतलब स्टार्ट से लेकर के एंड तक का आपका टोटल 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको दिया जाता है जिसमें आप अपना अमाउंट को पे आउट कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड एंड प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड, क्या लिखा है, दिस इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल, डिडक्ट नहीं किया जाता है इन द ईयर इट इज पेड, इंस्टेड it is allowable in 5 equal installment starting from the year in which construction of property is completed and property is acquired। okay, मतलब starting from the year in which construction of property is completed। okay, मतलब this
आपका कंस्ट्रक्शन का काम जब कंप्लीट हो गया है उसके बाद का हम लोग पांच पांच इक्वल इंस्टॉलमेंट देते हैं। क्या लिखा है? इन विच द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड और प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड। जब ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है, जब ये प्रॉपर्टी आपको मिल गई, ये आपकी हो गई, इसका कंस्ट्रक्शन का काम भी कंप्लीटेड एंड आपका इसको मिल भी गया, दिस इज एक्वायर्ड ऑल्सो, इन दैट केस आपका टोटल ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड यू हैव टू पे दैट। ठीक है, तो ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को। अगर ये आपको समझ में भी नहीं आया तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है एंड ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये याद रखना। एंड वेयर इज दैट, हाँ ये वाला कंडीशन कि आफ्टर 1 अप्रैल 1999 ले रहे हैं तो उसमें कितना डिडक्शन मिल जाएगा अगर हम चारों कंडीशन को फॉलो करेंगे, और 4 कंडीशन क्या क्या वो कंडीशन है, और अगर हम 4 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मिस करते हैं तब मुझे कितना डिडक्शन मिलेगा। ये देख सकते हो आप, ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बनाया है। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? अनरियलाइज्ड रेंट मतलब ये हुआ कि मेरा रेंटर भाग गया, मेरा रेंटर जो है पैसा पे नहीं किया, रातों रात गायब हो गया, वो आया ही नहीं दोबारा, ना ही वो उसका कोई मंथ में प्रॉब्लम था तो मैंने उसको बोला ठीक है कोई बात नहीं आप नेक्स्ट मंथ पे कर देना, वो नेक्स्ट मंथ नहीं पे किया और डायरेक्ट चला गया, भाग गया, मैं कुछ नहीं कर सका। अब अनरियलाइज्ड रेंट का कंडीशन क्या है देखो, ओनली लिव्ड टू 8 मंथ। ठीक है, मतलब इसमें कंडीशन ये है कि ये जो भी पर्सन है जिन्होंने अपना रेंट कंप्लीट नहीं किया है, ये 12 महीने नहीं रह के सिर्फ और सिर्फ 8 महीने रहा है। कितना? 8 महीने। 12 महीने रहता तो फिर कितना? 15 को हम लोग 12 से इंटू करते, बट 8 महीना रहा है और 8 महीना का पे किया है। ठीक है, और मान लो 2 महीने का इसने पे नहीं किया, ओके ओके, नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैंने रॉन्ग थोड़ा बता दिया, अभी मुझे थोड़ा समझ में आया ये कैलकुलेशन देख करके। 12 महीने का पूरा हम मंथ कैलकुलेट करेंगे तभी हमारा ग्रॉस ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिलेगा। ठीक है, हम 12 महीने का पूरा कैलकुलेट करेंगे तभी मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिलेगा। अब होता ये है कि इसने 8 मंथ का पे किया है, 8 मंथ का पे किया, 2 महीने का पे नहीं किया, तो 15 इंटू अगर हम 2 करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 30, जो कि आपका अनरियलाइज्ड रेंट होगा। अनरियलाइज्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट कितना था मेरा? 1,20,000, 15 इंटू 12, 1,20,000। ठीक है, 15 इंटू 12 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना था? 15 इंटू 12 करेंगे तो हमें पता लग जाएगा हमारा, सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट नहीं, एक्चुअल रेंट पता लगेगा ना, एक्चुअल रेंट हमें कितना मिलने को होता है, एक्सपेक्टेड हमारा एक्सपेक्टेड कितना था। ठीक है, एंड उसमें माइनस करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट 1,50,000, इन दोनों में से जो हाइयर अमाउंट है दैट इज 1,80,000 में से हम 30,000 को माइनस करेंगे, 1,50,000 आएगा। अब इन दोनों में से जो हाइयर अमाउंट होगा उसको लेंगे, दैट इज आपका 1,80,000 को हमने लिया, माइनस किया अनरियलाइज्ड रेंट मतलब 1,50,000। ठीक है, ये हमारा अनरियलाइज्ड रेंट हुआ। क्या हुआ? हमारा अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है देखो, एनुअल वैल्यू फॉर 2, हाँ नोशनल इनकम। ठीक है, नोशनल इनकम स्टार्ट करेंगे अभी, तब बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, यही आपका अभी पहले हाउस प्रॉपर्टी का इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कहीं कुछ डाउट हो मुझे बोलना, मैं बता दूंगी। अब नोशनल इनकम क्या होता है देखो, नोशनल इनकम इंस्टेड ऑफ रियल इनकम। ठीक है, अब हम देखते हैं ये नोशनल इनकम क्या होता है। नोशनल इनकम इंस्टेड ऑफ रियल इनकम, नोशनल इनकम का मीनिंग क्या है? इन शॉर्ट यहाँ पे देखो, नोशनल इनकम इंस्टेड ऑफ रियल इनकम मतलब हमें रियल इनकम नहीं मिल रहा है, नोशनल इनकम मिल रहा है। अब ये क्या है देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक लड़की है जिसका नाम रीता है। रीता के पास कितना घर है? रीता ने 3 से 4 घर परचेज करके रखा है। एक लड़की है जिसका नाम रीता है, रीता ने 3 से 4 घर परचेज करके रखा है। होता यह है कि हम तो अज्यूम यही करेंगे कि उसका एक घर में वो अकेले रहते होंगे, दूसरा घर में जो उसने इन्वेस्ट कर रखा है वो जरूर से जरूर रेंट पे होगा। अब होता यह है कि मैंने क्या बोला, टोटल उसके पास 4 घर हैं। इस सिनारियो में
क्या करती है गवर्नमेंट अज्यूम कि किसी भी इंडिविजुअल के पास अगर 2 से ज्यादा घर है तो वो जरूर से जरूर रेंट पे देती होगी, एंड रेंट से ये जो इनकम आ रहा है दिस इज नोन एज नोशनल इनकम। मतलब हम ये मतलब बता नहीं रहे गवर्नमेंट को कि हमें रेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हम इस चीज को हाइड करके रख रहे हैं। अब होता ये है कि मान लो इसका 4 घर है हमने बोला, अब 4 घर में से मान लो 2 घर में ये रहते हैं और थर्ड और फोर्थ घर को इसने रेंट पे रखा है। तो सपोज रीता हैज नॉट गिवन ऑन रेंट देन ऑल्सो गवर्नमेंट, मतलब मान लो अगर ये चारों के चारों घर इसने 2 घर में ये रह रहे हैं, 2 घर को एम्प्टी रखा है, फिर भी गवर्नमेंट विल अज्यूम कि इसको रेंट पे दिया है और एक्सपेक्टेड रेंट के हिसाब से, मार्केट रेट के हिसाब से इस पर भी टैक्स कैलकुलेट होता है। ठीक है, इस पर भी टैक्स कैलकुलेट होता है। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? लेट्स से कि एक लड़की है जिसका नाम रीता है। होता ये है कि इसके पास टोटल 4 प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4। अब इस 4 प्रॉपर्टी में से इसमें ये लिविंग के लिए यूज कर रहे हैं, इसमें ये लिविंग के लिए यूज कर रहे हैं। ये दोनों का दोनों क्या है, मान लो एम्प्टी है, ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। बट गवर्नमेंट क्या सोचती है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता ये है कि नहीं, ये दोनों घर है, अगर प्रॉपर्टी है किसी के नाम पे तो ये एम्प्टी बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये एम्प्टी बिल्कुल नहीं हो सकता है। और अगर एम्प्टी है भी तो ये रीता का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर भी इस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सो ये जो टैक्स होता है दिस इज नोन एज नोशनल इनकम, दिस इज नोन एज नोशनल इनकम, जिसको हम अज्यूम करते हैं कि इतना आपको आता होगा। तो नोशनल इनकम मतलब वो इनकम होता है दैट इज कंसिडर्ड फॉर टैक्स पर्पस इवन इफ नो एक्चुअल इनकम इज रिसीव्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको क्या, रीता को क्या कोई एक्चुअल इनकम मिल रहा है? रीता को कोई भी एक्चुअल इनकम नहीं मिल रहा है, रीता को कोई भी एक्चुअल इनकम नहीं मिल रहा है, बट स्टिल गवर्नमेंट ये अज्यूम कर रही है कि इनको इनकम मिल रहा है, एंड गवर्नमेंट के अज्यूम करने के वजह से इस इनकम को हम लोग नोशनल इनकम मानेंगे। इट रिप्रेजेंट कि आपका बिल्डिंग का, आपका प्रॉपर्टी का इतना पोटेंशियल अर्निंग है, आप उसे अर्न कर सकते हो। और जब आप उसे अर्न कर सकते हो, जब आपका प्रॉपर्टी एक इनकम जनरेट कर सकता है, तब हम उस पर फेयर वैल्यू, टैक्सेशन वैल्यू लगाएंगे और टैक्स के अकॉर्डिंग हम उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये टैक्स अवॉइडेंस को रोकता है। मींस अगर मान लो ये जो टैक्स, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका नोशनल इनकम का इस वजह से लाया गया है ताकि कोई अगर पर्सन टैक्स अवॉइड करना चाहता है तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज को स्टॉप करने के लिए आपका नोशनल इनकम का कॉन्सेप्ट लाया गया है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रही हूँ? नोशनल इनकम मतलब वो इनकम होता है जहां पे हमें एक्चुअल में कोई अर्निंग नहीं हो रही है, बट गवर्नमेंट ऐसा अज्यूम करता है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है और आपकी जो ये प्रॉपर्टी है ये अच्छी खासी आपको इनकम अर्न करके दे सकती है, और अगर ये इनकम अर्न करके दे सकती है, इनकम जनरेट कर सकती है, तो हम इस पे टैक्स लगाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसलिए बनाया गया है सो दैट हम टैक्स अवॉइडेंस जैसे कॉन्सेप्ट को अवॉइड कर सके, स्टॉप कर सके, और आपका जो कोई भी एसेट है, एसेट का जितना भी वैल्यू बनता है जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो, उससे आप इनकम जनरेट करो और कमाओ और टैक्स भी पे करो। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट ये जो नोशनल इनकम है इसका मतलब होता है समटाइम्स कैन बी चार्ज टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इटसेल्फ, जो कि ये हाउस से ही रिलेटेड है। अभी मैंने बताया कि ये आपका हाउस से ही रिलेटेड है, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही कंसिडर करती है। तो नोशनल इनकम आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही आता है। दिस प्रिंसिपल इंश्योर कि आपके पास एक पोटेंशियल अर्निंग, रेंट अर्निंग करने का एक प्रॉपर्टी है और जिसकी वजह से हम इसको टैक्स में शामिल करेंगे। इवन इफ प्रॉपर्टी डज नॉट जनरेट एक्चुअल रेंटल इनकम, फिर भी हम चार्ज करेंगे। अब जैसे कि ये किस किस कंडीशन में अप्लाई होता है ये देख लो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है आपके पास, लेकिन अगर 2 से ज्यादा है तब आपका नोशनल इनकम लगेगा। अगर किसी भी एसएससी के पास मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी है, किसी भी एसएससी के पास मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब 3 होगा तो भी लगेगा। मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी है और आपने ऐसा बोल रखा है कि ये सबका सब मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, नहीं चलेगा, गवर्नमेंट ऐसा नहीं मानेगी। फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन पर्पस ऑल्सो आपके पास अगर 2 से ज्यादा है तो आप इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कैन बी चूजन एनी 2, मतलब आप इसमें से सिर्फ कोई 2 घर को सेल्फ प्रॉपर्टी रखो, एक ये
या फिर एक ये, किसी दो को आप रख सकते हो, तीन को नहीं रख सकते हो। और अगर आपका सिर्फ दो घर है और दो घर को आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड पे रखा है, तब आपका नोशनल इनकम हो जाता है नील। बट अगर जैसे कि आपका तीन घर है और तीन घर में से आप बोल रहे हो मैंने तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड लिए रखा है, तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, आपको जरूर से थर्ड वाले से नोशनल इनकम आप ऑन कर रहे हो। तो वही लिखा है कि आपको मौका दिया जाता है, एसएससी को बोला जाता है कि ठीक है आपके पास तीन प्रॉपर्टी है, आप सिर्फ किसी दो प्रॉपर्टी को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड पे ट्रीट करो और आपका एनुअल वैल्यू तब जाके नील होगा। और अगर ऐसा नहीं करते हो तब आपका थर्ड वैल्यू को हम नोशनल वैल्यू पे, नोशनल इनकम पे लेंगे और इसके भी आप पर टैक्स चार्ज होगा। तो नोशनल इनकम तभी अप्लाई होता है जब आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड होम मोर देन टू होता है, मोर देन टू होता है, तब जाके हम इस थर्ड घर पे हम नोशनल इनकम चार्ज करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट अज्यूम कि मार्केट रेट के हिसाब से आपको इतना इससे इनकम जनरेट होता है और इतने इनकम जनरेशन पर आपका इतना टैक्सेशन बनता है। दिस इज ओनली नोशनल इनकम का कॉन्सेप्ट। सेकेंड कंडीशन, नोशनल इनकम फॉर अदर प्रॉपर्टी। अदर प्रॉपर्टी मतलब हम ये थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ अज्यूम करेंगे, डीम करेंगे कि आपने जरूर से इसको रेंट पे रखा होगा, आपने जरूर से इसको लेट आउट किया है, रेंट पे दिया है, एंड इस रेंट से हमारा जो भी एक्सपेक्टेड रेंट बनता है दैट विल बी टेकन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने मार्केट रेट के हिसाब से इसका रेट रखा 15,000, तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा 15 इंटू 12, जो भी अमाउंट आएगा इस पे टैक्सेशन कैलकुलेशन होगा। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, लेट आउट प्रॉपर्टी रेंट बिलो एक्सपेक्टेड रेंट। इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर बट एक्सपेक्टेड रेंट अगर एक्सीड करता है एक्चुअल रेंट से, मतलब आपने एक्सपेक्ट किया था कुछ और, आपको एक्चुअल रेंट कुछ और मिल रहा है, और अगर एक्सपेक्टेड रेंट से एक्चुअल रेंट ज्यादा होता है, देन इन दैट केस हायर एक्सपेक्टेड रेंट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एक्चुअल लोअर रेंट, देन इन दैट केस नोशनल इनकम अराइज। ठीक है, रुको इसको मैं फिर से बताती हूँ। यहाँ से देखो, कंडीशन ये है कि अगर आपका हायर एक्सपेक्टेड रेंट इज यूज्ड, हायर एक्सपेक्टेड रेंट शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ एक्चुअल रेंट लोअर रेंट, एक्चुअल रेंट लोअर हो गया है, देन इन दैट केस आपका नोशनल इनकम बनता है। पार्टली लेट आउट वेकेंट प्रॉपर्टी। अब आपका जो भी प्रॉपर्टी है आपने उसका पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया। इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट बट रिमेन वेकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल फॉर द लेट आउट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट फॉर एंटायर ईयर, देन एक्सपेक्टेड रेंट ही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कराएगा। वेकेंट पार्ट को हम नहीं देखेंगे, ठीक है, हम इस पार्ट से ही आपका जितना बन रहा है इसी को एक्सपेक्टेड रेंट कंसिडर करके इसी को हम टैक्स पर्पस के लिए यूज करेंगे, नॉट जस्ट द रेंट रिसीव ड्यूरिंग द लेट आउट पीरियड। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी दैट इज हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड और उसको आपने रेंट पे नहीं रखा है, तो जो कुछ भी इनकम उससे भी मिल रहा है आपका, वो आपका नोशनल बेसिस पे कंसिडर किया जाएगा, उसको ही एक्सपेक्ट rent as gross annual value 2 साल एंड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन लेना होता है। ठीक है, आप ये पॉइंट याद रख सकते हो स्टॉक इन ट्रेड के लिए। तो कहना यही है कि एनुअल वैल्यू सिर्फ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए क्या होता है, देखो अंडर सेक्शन 23(2) ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट एनुअल वैल्यू जो होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, इसको हम नील कंसिडर करते हैं, क्योंकि आप जिस घर में रह रहे हो उस पे जो कोई टैक्सेशन दैट इज कंसिडर्ड एज नील। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर आपके पास है और आप खुद का रेसिडेंस के लिए यूज कर रहे हो तो उसका वैल्यू एनुअल वैल्यू नील लेंगे। बट ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी 1 और 2 बट लेस देन 2। ठीक है, लेस देन 2। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एक है, दो है, चलेगा, उससे ज्यादा फिर आपको नोशनल इनकम लगता है। अगर प्रॉपर्टी अनऑक्यूपाइड है, ओनर का एम्प्लॉयमेंट की वजह से, बिजनेस की वजह से या प्रोफेशन की वजह से, या हो सकता है वो उस बिजनेस को कहीं और चला रहा है तो ओनर कहीं और रह रहा है, इन दैट केस ऑल्सो आपका एनुअल वैल्यू हम नील कंसिडर करेंगे। लेकिन लिमिटेशंस कितना है, 2 प्रॉपर्टी तक ही, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपका 1 या 2 होना चाहिए बट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। द नील एनुअल वैल्यू बेनिफिट इज अवेलेबल अप टू
2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बस 2 ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक ये चलेगा। 2 से जहां ज्यादा हुआ तब उस पर टैक्सेशन कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अनऑक्यूपाइड या सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। इफ एन इंडिविजुअल या फिर HUF ओन मोर देन 2 सच प्रॉपर्टी, 2 से ज्यादा है, दे मस्ट चूज कि किस 2 को वो कंसिडर करेगा नील। मतलब यहाँ पे ये लिखा है कि अगर मेरा घर 2 से ज्यादा है, ठीक है, मान लो मैंने 4 ले लिया, तो आपको ना मौका दिया जाएगा कि ठीक है आप एक काम करो, आप सेलेक्ट करो कि आपको किस 2 पर नील टैक्सेशन चाहिए। तो इनके हिसाब से अगर ये सेलेक्ट करते हैं और ये सेलेक्ट करते हैं तो इस पे देयर इज अ नील ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बाकी 2 पे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा कहती है। तो वही कहना है यहाँ पे कि तो अदर प्रॉपर्टी जो होगा उस पर रेगुलर प्रोविजंस लगेगा। जो अलग जो 2 प्रॉपर्टी है जिसको इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया उस पर रेगुलर जैसे कि चार्जेस लगते हैं, वैसे ही इस पे भी रेगुलर चार्जेस लगेंगे। तो आपको सिर्फ 2 या 1 पे अलाउड है, इससे ज्यादा पर आपका रेगुलर टैक्सेशन चार्जेस लगेगा, ठीक है। The benefit of nil annual value in respect of 2 self-occupied house, मतलब सिर्फ 2 self-occupied की बात की जा रही है, is available to the individual टैक्स पेयर फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये HUF एंड इंडिविजुअल के लिए है। नो डिडक्शन फॉर म्यूनिसिपल टैक्सेस इज अलाउड फॉर प्रॉपर्टी जिसका एनुअल वैल्यू नील होता है। मतलब अगर आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी नील है तो इस पे म्यूनिसिपल टैक्स भी नहीं लगेगा। नो डिडक्शन ऑफ फॉर म्यूनिसिपल टैक्सेस, ये इस वजह से क्योंकि एनुअल वैल्यू प्रिटेन्स टू द वैल्यू डिटरमाइन आफ्टर डिडक्शन। जब एनुअल वैल्यू ही नील है तो देयर इज नो स्कोप फॉर फर्दर डिडक्शन, कोई फर्दर डिडक्शन नहीं होगा उस पर, क्योंकि एनुअल वैल्यू ही नील है तो उसमें हम फर्दर कोई डिडक्शन नहीं करेंगे। तो ये रहा हमारा नोशनल इनकम का कॉन्सेप्ट, जो आप यहाँ पे देखा आपने कि नोशनल इनकम और रियल इंस्टेड ऑफ रियल इनकम, जहाँ पे मोर देन 2 हाउस है, 3rd या 4th हाउस पे हम ये अज्यूम करेंगे, गवर्नमेंट अज्यूम करेगी कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का मोर देन 2 हाउस है देन उस पे वो जरूर कुछ ना कुछ इनकम अर्न करता होगा एंड वो इनकम को हम नोशनल इनकम मानेंगे। नाउ ही डिसाइडेड, तब जाके डिसाइड करता है कि 3rd और 4th घर को अब मुझे रेंट पे दे ही देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट विल ऑलवेज अज्यूम एक्सपेक्टेड रेंट एंड उसके हिसाब से दे विल कैलकुलेट टैक्स ऑन इट, उसके हिसाब से दे विल कैलकुलेट टैक्स ऑन इट। तो एनुअल वैल्यू वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए कोई टैक्सेशन नहीं है। एनुअल वैल्यू फॉर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए भी नहीं है, लेकिन एनुअल वैल्यू 2 से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 2 प्रॉपर्टी पे हम डीम्ड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, लेट आउट प्रॉपर्टी को, एंड 2 प्रॉपर्टी पर अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो ओवर एंड अबव 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर आपका ये रेंटेड हम चार्जेस करते हैं, बट अगर 2 तक है तो देयर इज नील चार्जेस। ऑप्शन आर कि आप किस 2 घर पर नील टैक्सेशन चाहते हो वो आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक क्लियर होगा। अब ये क्या लिखा है, एनुअल वैल्यू ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी सेक्शन 23(4). अंडर सेक्शन 23(4) ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, जो एनुअल वैल्यू होता है किसी भी प्रॉपर्टी का दैट आर डीम्ड टू बी लेट आउट दैट ओन्स मोर देन, अगर 2 है फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन तो उसमें हम चार्जेस लगाते हैं। चॉइस आप सेलेक्ट कर सकते हो, सेम बात यहाँ लिखा है, चॉइस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर किसी भी SSC के पास मोर देन 2 प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए तो उनको चांस दी जाती है कि चूज कर लो किस 2 घर पर यू विल बी किस 2 घर पर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड का टैग लगाओगे एंड उस पे उस 2 घर पर देयर विल बी नील एनुअल वैल्यू, ठीक है। डीम लेट आउट मतलब क्या हुआ, ये जो आपका रिमेनिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, 2 को तो जो आपने सिलेक्ट कर लिया वो हो गया, बाकी जो सब कुछ बचा जो सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है बट हम उसको डीम लेट आउट प्रॉपर्टीज मानेंगे क्योंकि सिर्फ 2 घर ही अलाउड है। एनुअल सिलेक्शन, ये जो आपका SSC होता है ये चेंज कर सकता है 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को हर एक साल, मतलब आपको हर एक साल ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपके पास 4 प्रॉपर्टी है तो आपको हर एक ईयर ऑप्शन दिया जाएगा, कभी आप ये दोनों को सेलेक्ट कर लो, कभी साल ये वाला सेलेक्ट कर लो, तो ये एनुअल सिलेक्शन को ऑप्शन आपको दिया जाता है। एक्सपेक्टेड रेंट एज
ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। जो आपका डीम लेट आउट प्रॉपर्टी होता है उस पे हम एक्सपेक्टेड रेंट को ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। हाइपोथेटिकली हम एक रेंट अज्यूम करेंगे मार्केट के हिसाब से एंड उसी के हिसाब से हम एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। नो एक्चुअल रेंट कंसिडरेशन, सिंस ये जो प्रॉपर्टी है जिसको हमने डीम टू बी लेट आउट माना है उस पर तो एक्चुअल रेंट तो कोई रिसीव हो नहीं रहा है, तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं बनता है। फर्दर हम इसको वेकेंट रखे, रिमेनिंग वेकेंट या फिर अनरियलाइज रेंट का। डिडक्शन म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्स जो है एक्चुअली ओनर पे करती है प्रीवियस ईयर, तो ये आपका डीम प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हो एज अ डिडक्शंस। अब ये हो गया आपका होम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। अब ये क्या है, इन एडमिसिबल डिडक्शन। ठीक है, इन एडमिसिबल डिडक्शन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।